तो स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पर। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव, टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आपका पहला चैप्टर है वो है, आप देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान एवं लोक मतलब सामाजिक विज्ञान का आपका जो राजनीति है उसमें पहला चैप्टर का नाम क्या है देख लीजिए कि लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी। तो पहले इसके बारे में तो हम समझा देते हैं, समझ लीजिए लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र जो होता है ऐसा शासन प्रणाली है जहां शासक बनता कौन है, शासक वह बनता है जहां का चुनाव हो और चुनाव में भाग कौन लेता है, जनता। मतलब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही शासक करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जब जनता के चुना गया प्रतिनिधि शासन करे तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तब प्रत्यक्ष होता है जहां जनसंख्या कम है और अप्रत्यक्ष होता है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे भारत हो गया। और अप्रत्यक्ष के एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड हो गया। अब साथ लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1863 में इनकी हत्या हुई। अब्राहम लिंकन की बात किया जाए तो इन्होंने बोला था लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। क्या बोले थे कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बोले थे। तो लोकतंत्र के बारे में इतना तो समझ गए। अगला लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेड गुरुजी, जो थे ना रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन नहीं थे, जेड गुरुजी। अब ध्यान से सुनिएगा, रंग भेद क्या है, रंग भेद क्या है। रंग के आधार पर, चमड़े के रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या कहते हैं हम लोग, रंग भेदभाव। तो जिसे ध्यान से सुनिएगा, एक साउथ अफ्रीका देश है, वहां रंग भेद के विरुद्ध लड़ा था नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में लड़े थे और अमेरिका में भी था श्वेत और अश्वेत, इस चलबे करता है मुद्दा। तो रंग, चमड़ी के रंग के आधार पर जो भेदभाव हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंग भेद। एग्जाम्पल हो जाएगा साउथ अफ्रीका, अमेरिका। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वह है पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी क्या परसेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 33%। कितना भागीदारी है, 33%। यानी कि महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी कितना है, 1/3%, 1/3 भाग। अगला है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो अभी हम आपको एग्जाम्पल में बताएं कि भारत को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि स्विट्जरलैंड में है आपका प्रत्यक्ष और भारत में है अप्रत्यक्ष। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन मतलब सही है, देख सकते हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता है, सही बात है। यहाँ मतलब भारत क्यों नहीं करता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक और कहानी सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए, दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष देश कौन था। दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष देश कौन था, तो वो है आपका अमेरिका। दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष देश अमेरिका है और अमेरिका का ही दुनिया का सबसे छोटा संविधान है और पहला लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान। चलिए तब ध्यान से सुनिएगा, ये कथन यहाँ यही हो जाएगा सही कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। जाति पर आधारित विभाजन, ये आपका आंसर हो जाएगा जाति पर आधारित विभाजन किस देश में हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था जाति पर आधारित विभाजन। अगला है श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए, श्रम के लैंगिक विभाजन का मतलब है काम को लिंग के आधार पर बांट देना, काम को लिंग के आधार पर बांट देना। तो इसमें हुआ क्या, घर के काम को स्त्री के लिए छोड़ दिया गया और जितना भी बाहर के काम है ये पुरुष के लिए छोड़ दिया गया। जब मानवीय सभ्यता में कृषि का विकास हुआ,
मानवीय सभ्यता में जब कृषि का विकास हुआ तब से मानवीय सभ्यता में कृषि के विकास के बाद महिलाओं की स्थिति जर्जर हो गई। वो अब चार दीवारी के अंदर सिमट के रह गई, मतलब अपने घरों में ही रहने लगी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक असमानता का आधार है। देखिए लैंगिक असमानता क्या है? लिंग आधारित भेदभाव। लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव असमानता को ही कहते हैं लैंगिक असमानता। हमारा समाज, भारतीय समाज में पुरुष को आज भी, अब तो ये खत्म हुआ है उतना, लेकिन आज भी ज्यादा मान्यता दिया जाता है और स्त्री को कम मान्यता दिया जाता है। तो है यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक असमानता का आधार है? तो दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां कि बेटा जीने का आधार होता है, ये बहुत कहावत है इस टाइप का। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो यहाँ हो जाएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। ये गलत बात है, ये सही बात है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, ये भी सही बात है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी सही बात है। मतलब तीन को सही हो गया, इसका मतलब गलती यही हुआ है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है। अगला है, निम्नलिखित बयानों में से सही कौन सा है? निम्नलिखित बयानों में से सही कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक लोकतंत्र व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये बात सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कथन आपका अनुच्छेद 19 है। स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19। चलिए भारतीय संविधान का चर्चा है, जान लीजिए। हम लोग का जो संविधान है, संविधान सभा के तहत बना था और संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन के तहत। याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन के तहत, और हम लोग को आजादी मिला, उसका नाम है माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत हम लोग को आजादी मिला। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सही कथन कौन सा है? कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये बात आपका सही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो होता है कब विधायक बनता है, कब कुछ बनता है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो वो है आपका यूगोस्लाविया। अब पानी अकाल कहाँ आया था? याद रखिएगा, बोलीविया में। पानी की कमी कहाँ आया था? बोलीविया में। आलू अकाल बोले तो आलू अकाल आपका आया था आयरलैंड में। कहाँ आया था? आयरलैंड में आया था आलू अकाल। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में सत्ता भागीदारी के संबंध। देखिए यहाँ दो लोगों के बीच काफी संघर्ष होता है। एक सिंहली समुदाय जो वहां के स्थानीय है, और एक तमिल। इन्होंने ही एक आतंकवादी संगठन LTT का गठन किया था और प्रभाकरण इसका मेन अध्यक्ष था, और दुनिया का ये पहला ऐसा आतंकवादी संगठन था जिसके पास अपना वायुसेना था। भारत के शांति सेना भेजकर इसको खत्म कर दिए राजीव गांधी, वरना बहुत ही प्रचलित और डेंजर का रूप ले चुका था यह कि तमिल लोग की वहां श्रीलंका में तमिलों की समस्या है और भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए पूरा, कि सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? देखिए धर्म को, देखिए पहले धर्म को, अपने धर्म को अच्छा मानना और दूसरे के धर्म को खराब मानना, ये आपका कहलाता है सांप्रदायिकता। क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता और
सांप्रदायिकता जो व्यक्ति मानता है उसी को कहते हैं सांप्रदायिक। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। जो व्यक्ति सांप्रदायिकता मानता है उसे सांप्रदायिक कहते हैं। ये हो गया सांप्रदायिक। जातिवाद, अपने जाति के लोगों का समर्थन करना तथा सत्ता में भागीदारी का भी समर्थन करना। हर एक क्षेत्र से अपने जाति के लोगों का समर्थन करना जातिवादी कहलाता है। धर्म निरपेक्ष तो हो गया, जहाँ किसी भी धर्म का कोई वर्चस्व ना हो, न धर्म के आधार पर भेदभाव हो। इंग्लैंड में महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ये आपका आंसर हो जाएगा 1918 में इंग्लैंड के महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था 1918। याद रखिएगा, इंग्लैंड जो है ये हम लोग को 200 वर्ष तक गुलाम बनाया। हमारी अर्थव्यवस्था का इन्होंने शोषण किए। इन्होंने अमेरिका को भी गुलाम बनाया था, अमेरिका को एक औपनिवेश बनाया था। औपनिवेश होता क्या है? ध्यान से सुनिए। औपनिवेश मतलब होता है किसी बड़े क्षेत्र को कब्जा लेना, किसी गरीब देश को कब्जा लेना और वहां अपना मन से व्यापार करना। अपने मन से व्यापार करना औपनिवेश कहलाता है। अमेरिका 13 गो उपनिवेश था, किसका? इंग्लैंड का। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितना परसेंट भागीदारी? तो ये हो जाएगा आपका 10.68%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितना भागीदारी थी? नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में 61 थी। याद रखिएगा, 16 का उल्टा पलटिएगा तो 61 हो जाएगा। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कितनी संख्या थी? 61 थी। अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिलाओं को विशेष परिचय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। नारीवादी, जो व्यक्ति महिला का अधिक समर्थन कर रहा है, जो व्यक्ति महिला का अधिक समर्थन कर रहा है उसे क्या कहेंगे? नारीवादी कहते हैं। मतलब नारी का उत्थान करने वाला। जैसे कैसे वामपंथ का मतलब होता है गरीबों के लिए मुद्दा उठाने वाले को वामपंथ कहते हैं, वही बात हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने परसेंट महिलाएं साक्षर थी? ये हो जाएगा आपका 65% के करीब। तो 65.5% महिलाएं साक्षर थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की कितने परसेंट भागीदारी है? तो ये 33% भागीदारी है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु जाति व्यवस्था को तिलांजलि नहीं दे सकता है। तो कौन बोले थे? तो ये बोले थे जगजीवन राम, जो भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? देखिए ध्यान से, बांग्लादेश को पहले पश्चिमी पाकिस्तान बोला करते थे। बांग्लादेश को पहले पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान वाले यहाँ पे हमला कर देते हैं भाषा के आधार पर, जिसके समर्थन में भारतीय सेना समर्थन किया और इंदिरा गांधी के उसमें भारत के प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। बाद में इसका नाम पड़ा बांग्लादेश, भाषा बांग्ला के आधार पर। और यहाँ का बांग्लादेश का जो गाना है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। और ये सब घटना 1971 के है। इस प्रकार बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 1971 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 50%। तो देखिए पंचायती राज अधिनियम पंचायती संस्थाओं में, अब पंचायत एक 33% वाला देख लीजिए, और ये है पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने परसेंट की आरक्षण की गई है? तो 33%। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को घोषित किया गया। इस प्रकार पहला चैप्टर जो था उसका ऑब्जेक्टिव करा दिए, इसी प्रकार सब्जेक्टिव करा देंगे या दूसरा चैप्टर लेकर आते हैं। ठीक है, तो आपको बताते थे कि अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर 6287 95 54 29 पर व्हाट्सएप करें और पीडीएफ फ्री में पाएं। बंद कर दो।